हेलो दोस्तों, क्रेज़ी फार्मा में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड ग्लूकागॉन के बारे में। तो ये टॉपिक फार्माकोलॉजी 2 के यूनिट 4 में है। डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया। तो हाइपरग्लाइसेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है। और इंसुलिन की लेवल डिक्रीज होती है। तो ये सब डायबिटीज़ मेलाइटिस सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है। तो चले जानते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज एक एनर्जी का एक सोर्स होता है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक एनर्जी का सोर्स है। ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, हाँ। तो इमेजिन कीजिए ये चपाती है। तो आपने जब ये चपाती खाई तो ये चपाती डाइजेस्ट हुई। चपाती क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, हाँ। तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। तो ये आपके बॉडी में चपाती डाइजेस्ट हुई तो कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में पहुंचा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये ग्लूकोज सेल बॉडी के अंदर जाके मेटाबोलाइज होगा और एनर्जी जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपको पता है कि आपकी पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। सपोज दिस इज सेल। ये साइटोसोल, ये माइटोकॉन्ड्रिया इधर, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तो जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा। जब ये सेल के अंदर ग्लूकोज आएगा तो इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस एंजाइम ये जाएगा कैटाबॉलिज्म में और एनाबॉलिज्म, और हमें एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ग्लूकोज की हमें ज़रूरत है, हाँ। पर इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ज़्यादा हुआ तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइग्रेन, फीवर, यूरिनेशन मतलब बार बार यूरिन होना, हाइपरटेंशन, ये सब कॉम्प्लिकेशन आ सकते। तो नॉर्मल लेवल ग्लूकोज का हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हमारे ब्लड में क्या होना चाहिए? बिफोर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 80 के बीच बीच में होना चाहिए, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और आप जब खाना खाते हैं, खाने के बाद कितना होना चाहिए? आफ्टर मील 120 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं। जस्ट इमेजिन ये पैनक्रियास है, पैनक्रियास की बीटा सेल है और ये बीटा सेल ने इंसुलिन सिक्रीट किया। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसे पैनक्रियास की बीटा सेल सिक्रीट करती है। तो इंसुलिन का मेन रोल क्या है? तो इंसुलिन का मेन रोल है कि ये ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करती है। मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इंसुलिन का मेन काम क्या है कि ये ब्लड ग्लूकोज की लेवल मेंटेन करती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हाँ। नॉर्मल लेवल में रखती है। नॉर्मल लेवल आपको पता है कि 120 टू 125 mg पर डेसीलीटर। तो इस लेवल को, इस ग्लूकोज की लेवल को हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड में मेंटेन करने का काम करती है इंसुलिन। तो इंसुलिन ये कैसे करती है वो हम जानेंगे। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये पैनक्रियास की बीटा सेल है। तो इन पैनक्रियास की बीटा सेल ने इंसुलिन सिक्रीट किया। तो इंसुलिन क्या करेगा?
कि उसके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो इंसुलिन का रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये गेट ओपन होगा। ये गेट ओपन होने के बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो ग्लूकोज है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर आएगा। जैसे ही वो सेल के अंदर आएगा वो मेटाबोलाइज होगा। तो आपको पता है मेटाबोलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैटाबोलिज्म एंड अनदर वन इज एनाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म क्या होता है कि ग्लूकोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना। हाँ, जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म ग्लूकोज का क्या होता है कि ग्लूकोजन सिंथेसिस करना। जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी ज़रूरत नहीं होती है एनर्जी की, तो हमारी बॉडी एनर्जी को स्टोर करती है। तो ग्लूकोज को वो स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगी इन द लीवर एंड सेल्स के अंदर। हाँ, तो ग्लूकोज यहाँ पे मेटाबोलाइज होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाएगी। तो इंसुलिन का मेन रोल यही है कि ग्लूकोज की लेवल कम करना सर्कुलेटरी सिस्टम में। जब ग्लूकोज की लेवल हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बढ़ जाती है तो हमें डायबिटीज मेलाइटस ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो डायबिटीज मेलाइटस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस ये 20% लोगों को ये डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़। तो ये डायबिटीज़ क्यों होती है? ये डायबिटीज़ तब होती है जब हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाते। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण ये डायबिटीज़ होती है। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसमें हमारी बॉडी बेसिकली इंसुलिन बना रही है। ये टाइप 2 में हमारी बॉडी इंसुलिन बना रही है, पर हमारे सेल्स और इसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने के कारण वो रिस्पॉन्ड नहीं शो कर पा रही। जस्ट इमेजिन कि ये पैनक्रियास की बीटा सेल है, इसने इंसुलिन रिलीज किया, पर उसकी सेंसिटिविटी लॉस होने के कारण वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी और अपना एक्शन शो नहीं करेगी। तो 80% लोगों को ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। द 80 to 85% पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस अबव एज 40। तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और ये हमें जो अबव द एज 40 पीपल होते हैं उनमें ये देखने को मिलती है। आवर बॉडी डज नॉट यूज़ इंसुलिन प्रॉपरली, क्योंकि सेंसिटिविटी लॉस होने के कारण हमारी बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती। सेल्स डोंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। और जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान होती है और ये प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ये डायबिटीज़ चली जाती है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बायोसिंथेसिस पे एक क्वेश्चन आता है। बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, ये 5 मार्क्स को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। तो आज हम देखने वाले हैं कि बायोसिंथेसिस इंसुलिन का कैसे होता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए ये पैनक्रियास की बीटा सेल है। आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये आपका बायोकेमिस्ट्री में हो चुका है और 11-12 में भी हो चुका है। तो हमारे डीएनए से एमआरए बनता है, फिर वो एमआरएनए साइटोसोल में आके राइबोसोम, इन प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रेजेंस में प्रोटीन बनाता है। तो ये पैनक्रियास की बीटा सेल है, इसने ये सब प्रोसेस करके एक प्रोटीन बनाया जिसका नाम है प्री प्रो इंसुलिन। तो ये प्री प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन में, और ये प्रो इंसुलिन स्टोर रहता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर।
गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टोर रहता है। और फिर जब भी हमारे बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत होती है तो ये प्री प्रो इंसुलिन रिलीज होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये प्री प्रो इंसुलिन सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज होता है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है प्रोटीएस एंजाइम। तो इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएस एंजाइम प्रो इंसुलिन गेट कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पैनक्रियास की बीटा सेल ने प्री प्रो इंसुलिन सिंथेसिस किया, ये प्रोटीन बनाया। ये पूरे स्टेप में न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बना, फिर वो एमआरएनए राइबोसोम्स के पास गया, राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रेजेंस में प्री प्रो इंसुलिन प्रोटीन बना। तो इस प्रोटीन के पास टोटल 110 एमिनो एसिड होते हैं। 110 एमिनो एसिड होते हैं और ये प्री प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन में। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंडोपेप्टाइडेस। तो ये प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट हुआ। तो प्रो इंसुलिन के पास होते हैं 86 एमिनो एसिड। और ये प्रो इंसुलिन स्टोर होता है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। आपने सेल पढ़ी होगी 11th-12th में कि सेल क्या होती है, उसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये साइटोसोल का पार्ट है। यहाँ पे प्रो इंसुलिन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रो इंसुलिन स्टोर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। जब भी हमारे बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत होती है तो ये प्रो इंसुलिन रिलीज होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। समझो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो प्रो इंसुलिन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं प्रोटीएस। तो ये प्रो इंसुलिन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएस एंजाइम गेट कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन। अभी इंसुलिन के पास अभी बेसिक स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं इंसुलिन का। तो ये है ए चेन, ये है बी चेन। ये स्ट्रक्चर है इंसुलिन का, बी चेन। और ये ए चेन और बी चेन सी पेप्टाइडेस के मदद से कनेक्ट है। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इन दोनों के बीच में, डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे सल्फाइड। तो है। तो इंसुलिन के पास बेसिकली 51 एमिनो एसिड होते, उसमें से ए चेन के पास 21 एमिनो एसिड होते और बी चेन के पास 30 एमिनो एसिड होते हैं। तो इसके आगे के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ये सब ड्रग्स के क्लासिफिकेशन, मेमोनिक्स और इसके मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। होप सो आपके सब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे इस लेक्चर के कारण। थैंक यू सो मच।